हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। क्लास 12th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट 11 मार्क सीरीज़ हमारी चल रही है। 11 मार्क सीरीज़ का हम आज फोर्थ पार्ट को कर रहे हैं और इस पार्ट के साथ हमारी ये 11 मार्क्स की सीरीज़ आज यहाँ पर एंड हो जाएगी। इसके बाद हम एक नई सीरीज़ करेंगे जिसमें हम टोटल 27 मार्क्स की बात करेंगे। पर अभी क्योंकि इस सीरीज़ को देख रहे हैं तो ये इसकी लास्ट वीडियो है। ये वीडियो जो है ये हेडिंग एंड सब हेडिंग के ऊपर है, मतलब कि पार्ट 3 का फर्स्ट चैप्टर जहां पर बैलेंस शीट सब हेडिंग्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। पिछली 3 वीडियो में भी हमने किया। तो ये हमारी वो बैलेंस शीट की मेन हेडिंग्स हैं, ये सब हेडिंग्स हैं और इस तरीके से कोई 3 को जो है, क्योंकि 3 मार्क्स क्वेश्चन है, कोई भी 3 आपसे पूछ ली जाती है तो वो क्वेश्चन हम कर रहे थे कि उसकी मेन हेडिंग क्या होगी और सब हेडिंग क्या होगी। तो आज फिर कुछ आइटम्स के साथ या कुछ ट्रांजैक्शंस के साथ जो हमारी इस बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ आती हैं उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। शुरुआत देखें, पहला ये है कि क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट। मतलब क्लेम आ सकता है, अभी तक कोर्ट ने अप्रूव नहीं किया तो वो अभी तक आपकी डेब्ट नहीं बनी। तो प्रूडेंस कंसेप्ट हमें ये कहता था कि डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट बट डू कंसीडर एनी लॉस। तो उस आधार पर ये अभी लॉस नहीं है हमें, पर इसको हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा। तो अब एक्नॉलेज इन हेडिंग्स में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये तो वो हैं जो हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब ये क्या कहलाता है, ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कहलाता है। और कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कहाँ जाती है हमारी, नोट्स टू अकाउंट में। कोई भी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी आपको कहाँ शो करनी पड़ेगी, नोट्स टू अकाउंट में। और यहां आप लिखोगे भी वही कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट आता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। जब रिजर्व वर्ड आप पढ़ो तो बिल्कुल सिंपल हो जाता है चीज कि शेयर होल्डर फंड में डालना है, रिजर्व एंड सरप्लस में डालना है। ये बड़ा सिंपल है इस चीज को पहचानना। तो अगर ये पेपर में आ जाता है तो आप इजीली इसको राइट कर सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग देखें तो पब्लिक डिपॉजिट है। पब्लिक डिपॉजिट दो तरीके से होता है, एक तो आपने ले रखा हो, एक आपने दे रखा हो। नॉर्मली इसको हम अपनी लायबिलिटी वाला पब्लिक डिपॉजिट मानते हैं। तो पब्लिक डिपॉजिट कहाँ आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी में, और उसमें भी कहाँ आएगा, अदर नॉन करंट लायबिलिटी में। तो आप कहाँ लिखेंगे इसको, नॉन करंट लायबिलिटी। जब तक ये मेंशन ना कर दिया जाए आपको कि ये वो वाला पब्लिक डिपॉजिट है जो आपने किसी में करा है, जब तक हम इसको कोई एसेट नहीं मानेंगे। और जब ये एसेट नहीं है तो ये अदर नॉन करंट लायबिलिटी में ही जाएगा। अब आता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो ये सोचने की वैसे ज्यादा जरूरत नहीं है, शेयर कैपिटल का पार्ट होता है, ठीक है, और शेयर होल्डर फंड में आता है। बट वैसे अगर ऑथोराइज कैपिटल हम सोचे तो ये आपको नोट्स टू अकाउंट में मेंशन होगी। और किस हेडिंग के अंदर होगी, वो होता है शेयर कैपिटल। तो ये तो पक्की बात है कि सब हेडिंग तो शेयर कैपिटल ही है, बट यहां आप शेयर होल्डर फंड भी साथ में लिख देना, क्योंकि अगर इसकी बात हम करें तो ये हमारे शेयर होल्डर फंड का ही पार्ट होता है। अब इन्वेस्टमेंट वर्ड आए तो इन्वेस्टमेंट दो ही जगह पर आपको मिलती है, एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है और एक करंट इन्वेस्टमेंट होती है। तो कहा है कि इन्वेस्टमेंट कर रखी है आपने पार्टनरशिप फॉर्म में, सिर्फ इतना लिखा है तो आपने कोई 12 महीने तक के लिए तो कर नहीं रखी, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। आपका बचता क्या है, नॉन करंट एसेट्स और उसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो आप यहाँ पर नॉन करंट एसेट और उसमें भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इसको शो कर देंगे। अब आया ईयर मार्क्ड बैलेंस विद बैंक। ये आपको, ये हेडिंग जब आप पढ़ो तो आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की याद आ जानी चाहिए और करंट एसेट्स का ये पार्ट होता है, ठीक है। तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है जिसकी मेन हेडिंग करंट एसेट्स है
और जिस हेडिंग के अंदर ये आता है वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है। अब है गारंटी गिवन बाय द कंपनी। कंपनी ने गारंटी किसी की दे रखी है, तो ये भी एक कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है जैसे ऊपर थी कि अगर वो पे नहीं करता तो वो पे आपको करना पड़ेगा, मतलब कि आपकी लायबिलिटी अभी निश्चित नहीं हुई है, कंफर्म नहीं हुई है, बट ये एक लायबिलिटी आपकी हो सकती है। और प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है कि ऐसी हर लायबिलिटी को आप, तो गारंटी गिवन बाय द कंपनी जो है वो भी नोट्स टू अकाउंट में जाएगा और कॉन्टीजेंट लायबिलिटी में जाएगा। तो इसको भी आप कहां दिखाएंगे? नोट्स टू अकाउंट में और कॉन्टीजेंट लायबिलिटी में। अगली देखें तो कहा है कि अप्रोक्सीमेटली आपके 5 लाख रुपीस जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट के अभी भी एग्जीक्यूट करना है। तो फिर वही वाली बात है कि आपकी एक ऐसी लायबिलिटी है जो अभी आपको पे करनी है, पर ये कॉन्टीजेंट नहीं है, क्योंकि इसका आपका कंफर्मेशन है कि ये देनी ही देनी है। तो ये तो पक्की बात है कि नोट्स टू अकाउंट में तो जाएगा ही जाएगा, तो नोट्स टू अकाउंट में तो आएगा, पर इसकी कॉन्टीजेंट की जगह ये आपका कमिटमेंट में जाएगा, क्योंकि यहाँ आपने कमिटमेंट कर रखी है और ये एक नॉन लायबिलिटी है कि ये आपको देना ही देना है। तो ये क्या कहलाती है? कॉन्टीजेंट नहीं कहलाती, क्या कहलाती है? कमिटमेंट कहलाती है। और लास्ट आता है लोन गिवन टू एम्प्लॉय। आपने लोन दे रखा है, आपकी एसेट हो गई। अब एसेट हो गई तो कहाँ जा सकती है? एम्प्लॉय को बहुत लंबे समय के लिए आपने लोन नहीं दिया होगा, तो इसका मतलब ये एक अदर करंट एसेट्स है, एजम्पशन है, और करंट एसेट्स इसकी मेन हेडिंग है। तो इसमें आप यहाँ पर करंट एसेट्स दिखा देंगे और यहाँ अदर करंट एसेट्स में डाल देंगे। वैसे आपके पास एक हेडिंग और है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, तो ये आपका शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस भी हो सकता है, क्योंकि एक तरीके का लोन ही है। तो आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस को यूज करें तो ज्यादा सही रहेगा। ये हेडिंग सही नहीं थी इसकी, यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस यूज करेंगे। इस तरीके से ये हमारी बैलेंस शीट की 10 आइटम जो मैंने आपके सामने रखी। अब जो अगली 10 आएंगी वो बैलेंस शीट पर नहीं है, इसलिए ये फॉर्मेट अब आपको वहां नहीं मिलेगा। वो सारी ही आइटम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हैं। तो सिर्फ मैंने उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट यहाँ पर नहीं रखा, सिर्फ हेडिंग और सब हेडिंग बता दी। आप अगर उसके फॉर्मेट में जाएंगे भी तो आपको 2-3 चीजें ही मिलेंगी। पहली मिलेगी आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरी आपको मिलेगी अदर इनकम, तीसरी आपकी मिलती है एक्सपेंसेस, और उसके बाद जो है वो प्रॉफिट वगैरह निकलते हैं। तो मेन हेडिंग सिर्फ ये 3 ही रहती हैं। नॉर्मली सारी चीजें इन्हीं के अंदर आती हैं, तो इसीलिए मैंने उसको यूज नहीं किया। हाँ, सब हेडिंग हमें पहचाननी है। तो अब देखिए, शुरुआत सबसे पहले अगर सेल की करें तो सेल जो है उस सेल को ही हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। तो इसकी मेन हेडिंग कह लीजिए, सब हेडिंग कह लीजिए, ये किसके अंदर जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहां सब हेडिंग बहुत कम मिलेंगी, ठीक है। सिर्फ सबसे ज्यादा सब हेडिंग एक्सपेंसेस में मिलती है, कुछ अदर इनकम में भी मिल जाती है। रिटर्न इनवर्ड, ये भी क्या होता है, जो हमारी सेल होती है उसी में से माइनस होता है रिटर्न इनवर्ड, जिसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। तो ऑब्वियसली ये भी किसका पार्ट हो गया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ही। अब आया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो आप हेडिंग देखेंगे, एक्सपेंसेस इसकी मेन हेडिंग है। अगर मैं हेडिंग की बात करूं
और इसके अंदर एक होती है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। जब कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई भी गुड्स परचेज करती है तो वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में जाता है, ठीक है। अब उसके नीचे लिखा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये एक ट्रेडिंग कंपनी खरीदती है, यहाँ वो ट्रेड कर रहा है, इसकी मतलब उसको ट्रेडिंग कंपनी कहा जाता है। ट्रेडिंग कंपनी का काम होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो इसको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ना कह के इसको हम जो है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कह देते हैं। पार्ट ये अभी भी एक्सपेंसेस का ही है अगर मेन हेडिंग की बात की जाए, बट यहाँ पर जो आता है वो आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। नाम चेंज हो जाता है, हेडिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ये हेडिंग आपको सारी जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है उसके अंदर मिल जाएगी। अगली आती है सैलरी पेड। तो सैलरी पेड भी एक एक्सपेंस है, ये आप जानते हैं, लास्ट ईयर से आप पढ़ रहे हैं। इस एक्सपेंस को जब हम यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो इसको कहा जाता है एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉई के बेनिफिट में जो एक्सपेंसेस हों उनको हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कहते हैं। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी एक्सपेंस का ही पार्ट है, बट ये आता है आपने उधार ले रखा है उसकी कॉस्ट है, तो इसको हम फाइनेंस कॉस्ट में डालते हैं। किसमें डालते हैं? फाइनेंस कॉस्ट में। फिर नेक्स्ट आई डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो ये आपका इसी का पार्ट होता है, एक्सपेंसेस का ही, और इसको डेप्रिसिएशन के नाम से ही हम दिखाते हैं। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, जब कोई इंटेंजिबल एसेट्स होती है तो उसके ऊपर आप उसको डेप्रिशिएट नहीं करते, उसको अमोर्टाइज करते हैं, तो ये हेडिंग हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस हैं ये भी एक्सपेंसेस का ही पार्ट होता है, बट ये अदर एक्सपेंसेस का पार्ट होता है। सेम बात सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होती है, एक्सपेंसेस का पार्ट है और अदर एक्सपेंसेस का पार्ट है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पेड, तो ये फाइनेंस कॉस्ट में जाता है, तो यहाँ तो एक्सपेंसेस ही रहता है बट यहाँ फाइनेंस कॉस्ट आ जाता है। तो यही हेडिंग आपको मिलेंगी अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आता है आपका तो इस तरीके से ये हमारा पोर्शन था जो इस टॉपिक से बिलोंग करता था। अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास है उसके अंदर हम ये 27 मार्क्स के टॉपिक करेंगे। तो अगली जो सीरीज है हमारी वो इस 27 मार्क्स के लिए है, जिसमें से कुछ मार्क हमारे प्रैक्टिकल से संबंधित हैं, क्योंकि रेशो और कैश फ्लो पर हमारा स्कूल के अंदर 12 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, तो उसमें ये दोनों चैप्टर आते हैं। साथ में डिवेंचर का काम करेंगे जो 5 नंबर का बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। और रेशियो एनालिसिस बोर्ड में कम से कम 4 की आती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बोर्ड में 6 की कम से कम आती है। तो ये इसके एटलीस्ट मार्क हैं। आप वैसे सोचे तो ये 27 से कहीं 35 मार्क्स तक भी जा सकता है, क्योंकि कैश फ्लो कम से कम 8 नंबर का बैठता है। तो इसी तरह रेशियो एनालिसिस भी 2 नंबर के बढ़ सकते हैं, ऐसे ही ये 5 की जगह 7 का भी हो सकता है। तो आपके 6 नंबर बढ़ जाएंगे, अगर 35 भी नहीं तो 33 तक तो पहुंच ही सकता है। तो ये हम नेक्स्ट सीरीज जो कल से करेंगे अगले कुछ दिनों तक, 4-5 दिनों तक, जिसके साथ हमारा फिर कंप्लीट अकाउंटेंसी का कोर्स पूरा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।